खबर में आपका स्वागत है। इस शो में हम हर हफ्ते नए नए लेखकों से रूबरू होते हैं और उनकी किताबों पर चर्चा करते हैं। कहाँ गई चुनमुन गोरैया? प्रख्यात लेखिका उषा किरण खान जब ये कहती हैं तो वो ऐसी पर्यावरणीय स्थिति की ओर इशारा करती हैं कि हमारे इस समाज से गौरैया कहाँ चली गई है। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पटना के मीडिया एवं संचार विभाग के डिप्टी डायरेक्टर संजय कुमार जी हैं। संजय जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि संजय जी बीते 7-8 वर्षों से गौरैया के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पेशे से पत्रकार रहे संजय ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ओरी गौरैया, और इस किताब को छापा है प्रभात प्रकाशन ने। संजय जी, आप गौरैया के ऊपर बहुत सालों से काम कर रहे हैं, जी। तो आज की जो हमारी चर्चा है उसकी शुरुआत हम इसी सवाल से करना चाहेंगे कि 2013 में जब बिहार ने गौरैया को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था, उसके बाद से उस मुहिम के बारे में जानकारी दीजिए और इसके संरक्षण के लिए इन 7-8 वर्षों में आपने क्या क्या किया और विश्व स्तर पर इसके संरक्षण के लिए क्या क्या काम किए गए। सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं 2007 में से इस मुहिम से जुड़ा था। हालांकि हिंदुस्तान में 2008 में गौरैया संरक्षण की शुरुआत मुंबई पुणे से हुई थी। ई दिलावर जी ने किया था। जहां तक मेरा सवाल है, हम तीसरे मंजिल पे रहते हैं। गर्मी के दिनों में गौरैया की एक आवाज, चिड़िया की आवाज किचन में सुनने को मिली, चींची की बहुत तेज आवाज। तो मैं जाकर देखा तो नल के नीचे पानी की तलाश में गौरैया आवाज कर रही थी। फिर मैंने नल खोला और फिर आई, पानी पी के चली गई। उसके बाद मैं लगातार पानी रखने लगा उनके लिए बालकनी में और व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे उसके प्रति जुड़ाव होता गया। और जुड़ाव क्या होता गया, मैंने तस्वीरें भी खींचनी शुरू की और लोगों को बताना भी शुरू किया। पहले इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि गौरैया जो है, जो घरेलू पक्षी है हमारी, वो विलुप्ति की कगार पर है। जब इसके बारे में जानकारी मिली, मैंने पढ़ना शुरू किया। कई वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हमारे डॉक्टर समीर सिन्हा है और कई लोगों से मेरा जुड़ाव हुआ। 20 मार्च 2010 में विश्व गौरैया दिवस की घोषणा की गई थी, काफी संघर्ष के बाद। 2012 में दिल्ली सरकार ने राजकीय पक्षी से घोषित किया था जी। और बिहार सरकार ने 2013 में घोषित किया था, जिसकी आप चर्चा कर रही थी। जी जी। तो इसकी शुरुआत जब बिहार की, जहां तक संदर्भ में बात करूं, फिर मैंने फोटोग्राफ्स को एग्जीबिशन लगाना शुरू किया और लोगों को बताना शुरू किया। और मैंने गौरैया को पर शोध, एक तरह से उसको समझना शुरू किया, बात करना शुरू किया, उसके बारे में तरह तरह की चीजों को देखा। देखने के बाद लगा कि यार ये तो बड़ी विचित्र है। और कोरोना काल में काफी हम लोगों ने सेमिनार वेबिनार करके लोगों को जोड़ने की कोशिश की। और अब आपको मैं बताऊं कि हजारों लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। और मैंने एक नारा दिया, दाना पानी रखें, बॉक्स लगाएं और थोड़ा सा प्यार दें। जी। और इसने एक अद्भुत क्रांति लाई पूरे हिंदुस्तान में। बात करूं, चूंकि सोशल मीडिया अवेयरनेस बहुत जरूरी था और इससे लोग जुड़ते चले गए, एक के बाद एक कड़ी जुड़ती चली गई। और बिहार में एक तस्वीर बदल चुकी है। तस्वीर बदलने का मतलब ये है कि राजकीय पक्षी होने के नाते 20 मार्च को राजकीय समारोह होता है। लेकिन देखें कि जो तमाम जो संगठन है, कई लोग हैं हमारे साथ। एक संगठन हमारी गौरैया जो मैंने बना रखा है और हमारे साथ पर्यावरण योद्धा की टीम है, वो निःशुल्क घोंसला बांटती है। और पूरे बिहार में कई लोग इससे जुड़े। एक केबीसी के विजेता है सुशील कुमार, मोतिहारी में। वो चंपा से चंपारण आंदोलन चलाते थे, पौधा लगाते थे। उन्होंने मेरे सोशल मीडिया एक्टिविटी से मुझसे जुड़े और टिप्स मांगा कि कैसे क्या करें। वो अभी घर घर जाके घोंसला लगाते हैं। तो कई नाम है जो इन्होंने बिहार में तस्वीर बदली है। और बड़ा आपको मैं बताऊं कि लोग जुड़ते चले गए। और बिहार में जो भले ही राजकीय पक्षी है, लेकिन गौरैया सरकार की पक्षी नहीं है। गौरैया हमारे घर आंगन में चहकने फुदकने वाली पक्षी है। मुझे पता लगा है कि आपने इससे पहले एक किताब और लिखी थी और ये आपकी दूसरी किताब है। इससे पहले वाली किताब का नाम था अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया। तो पिछली किताब और इस किताब दोनों में क्या फर्क है, हमारे दर्शकों को इस बारे में बताइए। देखिए, अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया ये किताब है। ये एक्चुअली ये फोटो बुक कह सकते हैं और इसमें मैं अपने अनुभवों को शेयर किया हूँ। ये गौरैया कहती है अभी मैं जिंदा हूँ, मुझे बचा लो। और सच्चाई भी है कि जो 60 से 80% गौरैया विश्व से विलुप्त हो चुकी है,
एक शहर में दिखती है, दूसरे शहर में नहीं दिखती है। एक शहर के एक मोहल्ले में दिखती है, दूसरे मोहल्ले में नहीं दिखती है। एक घर में दिखती है, दूसरे घर में नहीं दिखती है। जहां मैं रहता हूं अपार्टमेंट कल्चर है, लेकिन यहाँ पर 2007 से सैकड़ों की तादाद में गोरैया है। और यहाँ पर सैकड़ों क्या हजारों कह सकते एक साथ उड़ती थी। लेकिन एक यहाँ पर कई लोगों ने, और ये जो दूसरी जो मेरी किताब है ये 2021 में आई थी, और ये 2022 में 23 में किताब आई, 22 के दिसंबर में आ गई थी, लेकिन जनवरी इसका मतलब ये है संस्करण है। इसमें ये हटके है। हटके इसलिए है कि पहले में तो मैंने गोरैया की बात की, गोरैया अपील करती है मुझे बचा लो। दूसरे में है कि गोरैया संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाया गया, क्योंकि जागरूकता बहुत बड़ी बात है। अगर हम नहीं जागरूकता की बात करेंगे तो गोरैया नहीं बचेगी। इस किताब में मैंने जो है कई चीजों को समेटा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि गोरैया की अगर हम चर्चा करते हैं तो सालिम अली की चर्चा होती है जी। सालिम अली के बिना गोरैया की चर्चा नहीं हो सकती। मेरा अगला सवाल जो सर उसी पे ही था, आप बता सकते हैं सालिम अली के बारे में। तो सालिम अली को मैंने पहले इस किताब में मैंने नाम रखा था सालिम अली की गोरैया। अच्छा। कई लोगों ने कहा नहीं, गोरैया के सालिम अली रखी। फिर मैंने इसका नाम बदला और ही गोरैया रखा, क्योंकि गोरैया की बात है। तो सालिम अली की चर्चा यहाँ पे इसलिए मैं कर दूं कि सालिम अली ने एक ऐसी गोरैया का शिकार किया था, वो शिकारी थे, बचपन में जो शिकार करते थे, कि उसके यहाँ पीले गला जो था पीला था, सोनकंठी गोरैया बोलते हैं। वो अभी पिछले दिनों भी गरुड़ मैन है बिहार में, अरविंद कुमार जी ने 4 उस तरह की गोरैया की तस्वीर उन्होंने खींची थी। तो वो गोरैया, हाँ, उस गोरैया शिकार सालिम अली ने किया था। और शिकार करके वो क्या करते थे, हलाल करके खाते थे उससे गोरैया को। तो जब हलाल करने की बारी आई तो उन्होंने कहा अरे यार ये तो बड़ा अजीब टाइप की गोरैया है, तो अपने मामा के पास ले गए। उन्होंने, मामा ने उनको कहा कि तुम चले जाओ बॉम्बे नेशनल सोसाइटी के जो डीन मिलार्ड थे उनके पास, बेनेसिस के जो अध्यक्ष उनके पास भेज दिया। तो मिलार्ड साहब ने उस गोरैया को देखा, बड़ा एक तो रेयर गोरैया है, वो मादा थी। और फिर उन्होंने उस तरह की कई गोरैया को उन्होंने दिखाया और कई किताब उनको दी पढ़ने के लिए। उसके बाद इनका सालिम अली जी का ब्रेन वॉश हो गया और वो पक्षियों के प्रति उनका झुकाव जो हुआ वो जुड़ता ही चला गया। और आप सब कुछ जानते हैं कि उनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत के पक्षी मैन के तौर पर उन्हें जाना जाता है। तो इस किताब में पहला चैप्टर मैंने सालिम अली को रखा है कि कैसे गोरैया जो है विलुप्ति की कगार पर आई और रेयर गोरैया क्या है। और उसके बाद मैंने बताया गोरैया का संरक्षण आखिर क्यों, जैसे कीटनाशक का प्रयोग, खेत खलिहान में जो कीटनाशक का इस्तेमाल हुआ उससे गोरैया को पूरा मतलब पलायन की ओर मोड़ दिया। देखिए एक्चुअल में ये बहुत ही इंसान से जुड़ी हुई है, मतलब ये अलग नहीं है। जैसे आपके सामने कोई गंदगी होगा या फिर कोई अपराधी आपके सामने आ जाएगा तो आप रास्ता बदल लेते हैं, या गंदगी है तो आप रास्ता बदल लेते हैं। तो ये गोरैया भी वैसे ही है। ये जब कीटनाशकों से मरने लगी, तबाह होने लगी, तो ये अपने रास्ता बदल लिया और ये कहीं दूसरे प्लान करके चली गई। आवासीय संकट एक आता है, घास फूस का मकान हुआ करता था गांव से। गांव में, शहरों में पुराने घर होते थे जहां पर रोशनदान हुआ करता था। लैट्रिन में आप देखेंगे पाइप हुआ करता था, लेकिन अब बाथरूम में पाइप, लैट्रिन पाइप नहीं होता, अंडरग्राउंड पाइप होते हैं। तो उसके किनारे में वो जाके घास फूस रख के घोंसला बनाती थी। पंखा का जो कप होता था वो नीचे लुढ़क आ जाता था, तो उसमें वो ये अंडे देती थी। भीष्म सानी की कहानी है 2 गोरैया, उसमें वो इसकी चर्चा है। तो उसके बाद ये आवासीय में कंक्रीट के जंगल ने गोरैया को पलायन किया। एक बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा आवासीय संकट इसलिए कारण है कि जब भी उसे अंडे देने होते हैं तो घोंसला की तलाश करती है जी। और घोंसला बनाती है। खपड़ेल के मकान में वो छोटे से छेद में जाकर बना लेती है, पुराने घरों में जाकर बना लेती है। तो आवासीय संकट बहुत बड़ा कारण, इसको दूर करने के लिए तमाम गोरैया संरक्षक जो हैं वो कृत्रिम घोंसला बांटते हैं। पूरे हिंदुस्तान के विश्व स्तर पर ये सब काम चल रहा है। उसके बाद अगर हम आए तो एक और महत्वपूर्ण कारणों में है आपका प्रदूषण को लेकर। आप देखेंगे कि प्रदूषण भी है, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, या फिर जो भी प्रदूषण है उसमें भी है। अभी एक खबर आई है कि वायु प्रदूषण से हड्डी इंसान का कमजोर हो रहा है। तो अब जब इंसान की हड्डी कमजोर हो रही है तो चिड़ी पक्षी की बात छोड़ दीजिए, गोरैया को तो नुकसान होगा ही, वो मरी हुई मिलेगी रोड पर। तीसरा, आहार की कमी। आहार की कमी इतना महत्वपूर्ण है कि पहले खेत खलिहान में कोठी हुआ करता था, अनाज खुले में पैदावार उसको लाकर रखते थे, लेकिन वो सब कंसेप्ट बदल गया है।
मिट्टी के जो कोठी होते थे जिसमें अनाज रखते थे, वो टीन के चदरे के कोठी हो गए हैं। हमारे यहाँ हमने अपना व्यवहार परिवर्तन कर दिया। हम जो पहले अनाज को फटकते थे, तो फटकने के बाद जो दादा दादी नानी जो फटकती थी आंगन में, तो आके वो खाती थी, वो अब गायब हो गया है। पैकेट बंद हम खाना लाते हैं। दूसरा क्या है कि हम जब खाना बच जाता है, थोड़ा सा भी अनाज बचता है, तो उसे हम फ्रीज में रख देते हैं कि कल खाएंगे, परसों खाएंगे। वो फिर में खराब हो जाता है, फ्रीज में रखे रखे हुआ। फिर हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, पॉलिथीन में पैक किया और कूड़े वाले को दे दिया। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि हमारे घर के आगे पीछे स्पेस हुआ करता था, या रेलिंग पर हम अनाज को रख देते थे, जो हमारा जूठन होता था उसको रख देते थे, तो ये चिड़िया आगे खाती थी। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और सबसे बड़ा क्या है, कीटनाशक का जब इस्तेमाल हुआ, तो फल में, सब्जियों में जो कीड़ा लगता है, कीड़ा जो होता है, उसको गौरैया खाती है। वो अब गौरैया शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है, लेकिन जब बच्चे उसके होते हैं, तो गौरैया अपने बच्चों को कीड़ा खिलाती है। वो कीड़ा प्रोटीन वाला होता है। वो अनाज नहीं खिला सकती, चावल नहीं खिला सकती, धान नहीं खिला सकती, घास की बीज नहीं खिला सकती, क्योंकि उसे पचेगा नहीं। तो जब उसे कीड़े नहीं मिलने लगे, तो उसके बच्चों को नुकसान होने लगा। बहुत बड़ा एक रिपोर्ट आई थी, आपको स्टेट ऑफ बर्ड्स की एक रिपोर्ट है, 2020 में, 10 में रिपोर्ट आई है, 20 में, स्टेट ऑफ इंडियन बर्ड्स के। इन्होंने भी कहा कि 6 मेट्रो में छोड़कर गौरैया अभी इंडिया में स्थिर है, इसकी संख्या स्थिर है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इसको आहार से हुआ है। अब गोबर, जहां गाय और गोबर हो, तो गौरैया वहां होती है। क्यों? तो गाय जब अनाज खाती है, तो उसके पच के जो निकलता है, वो अपने बच्चों को खिलाती है, खुद भी खाती है, वो बहुत प्रोटीन वाला होता है। गाय के गोबर में कीड़ा होता है, कीड़े होने से वो अपने बच्चों को खिलाती है। तो आहार भी एक बहुत बड़ा कारण है आहार का। उसके बाद देखिए जीवन शैली की जो मैंने चर्चा की, जीवन शैली में बदलाव हो गया, हम लोग पैकेट बंद खाना को खाने लगे, और सब हो गया। दूसरा है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन ने गौरैया को नुकसान बहुत पहुंचाया है। अमूमन गौरैया जो है अक्टूबर के बाद से जोड़ा बनाना शुरू कर देती है, और उसके बाद उसके जून तक उसके अंडे देने का, बच्चे निकलने का शुरुआत हो जाता है। लेकिन अभी देखेंगे कि बदलाव आ गया। अभी मैं देख रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से, महीनों से उसके बच्चे मुझे नहीं दिख रहे जी। तो अमूमन हर साल ये बच्चे देते हैं। एक मोबाइल टावर का जिक्र आता है, फिल्म आप 2.0 में भी आपने देखा होगा जी। तो ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि मोबाइल टावर से गौरैया को कोई नुकसान नहीं होता, ये रिपोर्ट में भी खुलासा हो चुका है। लेकिन चूंकि विदेशों में एक सर्वे हुआ था, उसमें बताया गया था कि गौरैया को मोबाइल टावर से नुकसान है, लोगों को कैंसर होता है। लेकिन इंडिया में ये मतलब अभी पुख्ता नहीं है। हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ जाती है, तो जैसे इंसान को नुकसान हो सकता है, तो गौरैया को भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे हालात में दूरसंचार जो है विभाग, मंत्रालय, आपको उसकी वेबसाइट पर जाके कोई भी व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है कि मेरे आसपास के जो मोबाइल टावर है उसका रेडिएशन बहुत हाई। तो ये कारण है, और इन कारणों को भी मैंने इस किताब में समेटा है। मैंने कहा ये बेहद ही रोचक आपने जानकारी दी है हमारे दर्शकों को। इसके अलावा एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि सालिम अली की डेक्कन विधि के बारे में आपने किताब में जिक्र किया है, उस डेक्कन विधि के बारे में थोड़ा बताइए। तो सालिम अली की खूबी ये थी कि वो चिड़ियों को बिना नुकसान के पकड़ते थे और उसकी पहचान करते थे। उन्होंने साइबेरियन जो सारस होता है उसकी पहचान की थी, और वो बड़ा रोचक चीज बताया था कि वो शाकाहारी है, वो मांसाहारी नहीं है। लोग सोचते हैं अरे सारस है तो मांस खाएगा ही, मछली खाएगा, वो जानते काई खाते। उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है। और सालिम अली की तरह ही बिहार में एक हुसैन अली, वो भी बीएनएचए से जुड़े हुए हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़, लेकिन वो भी सालिम अली की तरह ही किसी भी पक्षी को बिना नुकसान किए वो पकड़ लेते हैं। ये पकड़ने की विधि बीएनएचएस के लोग अपने लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं कैसे चिड़ियों को पकड़ना है, उसकी स्टडी करनी है, और वो फिर उसको छोड़ देते हैं। ये सालिम अली की खूबी थी, और उन्होंने कई चिड़ियों को पकड़ा, उस पर लिखा और रिसर्च किया, शोध किया। उनकी कई किताबें हैं। द फॉल ऑफ ए स्पैरो तो उनकी गौरैया पर ही किताब है। 3 लकड़ी का दाना बॉक्स बनाया है, उसको टांग दिया है, उस पर आते हैं, खाते हैं। और एक बड़ा आपको मैं बताऊं कि कौवा आप कच्चा चावल खाता है। मैं यहाँ पर एक और चर्चा करूं आपको कि सासाराम में अर्जुन सिंह, उनको स्पैरोमैन बिहार भी कहते हैं, तो वो अपने घर पर हजारों छेद बना रखा है, उनके घर पे गौरैया रहती है।
अच्छा। ऐसे सैकड़ों अर्जुन सिंह है, सैकड़ों संजय कुमार है, जिनके घर आंगन में गौरैया आज आती है, रहती है, घूमती है, फिरती है। तो लोग अपने घर के गमले में इन तमाम फूलों को भी रखेंगे तो इससे फायदा होगा। और हमारा नहीं, सभी लोगों के घर में भी तादाद में गौरैया आती है और रहती भी है, और मजे से आनंद ले सकते हैं इसकी, क्योंकि बहुत ही आपको सुकून देती है। जी। जी। तो आप पेशे से पत्रकार रहे हैं और इस समय आप एक सरकारी पद पर आसीन हैं। तो जी। इस सरकारी पद पर रहते हुए आप इस संरक्षण के कार्य के लिए किस तरह टाइम निकालते हैं? देखिए, सुबह मैं उठ जाता हूँ तो मेरा बालकनी कमरे से जुड़ा हुआ है, जी। और मैंने बताया ना कि पूरी व्यवस्था मैं करता हूँ। जैसे चावल चावल गौरैया पॉलिश चावल नहीं खाती है। पॉलिश जो मार्केट में पॉलिश चावल मिलता है, अगर आपने खरीद के डाल भी दिया तो नहीं खाएगी, 1 दिन 2 दिन नहीं खाएगी। जब वो धूप में बहुत दिन तक पड़ा रहता है और उसका जो पॉलिश से निकल जाता है तब वो खाती है। तो उसका जी। भी उपाय है, मिट्टी में से आप रगड़ के उसको डाल दें, मिट्टी की सोंधी गंध से फिर वो खाने लगती है, उसका निकल जाता है। मैं चावल मंगाता हूँ, आपको राशन के जो सरकारी राशन के दुकान होते हैं वहां से मैं लाता हूँ। धान की व्यवस्था करता हूँ, धान गौरैया को बहुत पसंद आती है, वो बहुत चाव से खाती है, बाली टांगते हैं उसकी धान की। तो इसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। समय जहां तक निकालने का सवाल है, तो हर कोई व्यस्त है, लेकिन जी। कहने के लिए व्यस्त है। अगर आपका सेहत का ख्याल आता है तो मॉर्निंग वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, योगा करते हैं। जी। तो आप अगर चिड़ियों के लिए अगर 5 मिनट, अगर 10 मिनट समय निकाल दें तो आपका क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। जैसे मैं मॉर्निंग वॉक में जाने के पहले मैं अपना दाना पानी की व्यवस्था देख लेता हूँ, जी। फिर आता हूँ, उसके बाद देखता हूँ, या फिर हम बाहर जाने लगते हैं शहर से बाहर, तो हम पूरी व्यवस्था करके जाते हैं। कम से कम 1 सप्ताह के लिए व्यवस्था कर देते हैं, और जी। हमारा जो आदमी होता है उसको चाबी देके जाते हैं, जैसे वो घट जाए उससे वो भर देता है। मतलब तमाम व्यवस्थाओं को करके जाते हैं। समय जी। निकालने का है, मैं जैसे तस्वीर खींचने की बात होती है, तस्वीर भी मैं खींचता हूँ, कैमरा मेरा हमेशा निकला रहता है। और मैं सरकारी नौकरी में अपने सरकारी नौकरी पे इस समय को हावी नहीं होने देता। गौरैया संरक्षण की बात अलग होती है, क्योंकि मुझे लोग बहुत बुलाते हैं तो मैं छुट्टी लेकर जाता हूँ, या फिर सैटरडे संडे के दिन जाता हूँ। हम लोग जी। जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं, जी। तो कहीं से भी मेरे सरकारी काम में ये बाधा नहीं पड़ता, ना इसको मैं बाधा पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। जी। ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसके अलावा आपने फिल्मों के और डाक टिकट के बारे में जिक्र किया है किताब में, कि जो जी। डाक टिकट है उसमें आपने 3 दृश्यों को डिफाइन किया है, हाँ कि हाँ। किस किस तरह से डाक टिकट में रॉक कबूतर और चिड़िया को दिखाया गया है। उसके अलावा साउथ की जो कुछ फिल्में हैं और जो एक दो और फिल्में हैं, जय भीम 2.0, इस तरह की फिल्मों में गौरैया को लेकर आपके क्या विचार हैं, कि इससे कितना मैसेज जो है वो कन्वे हो पा रहा है? देखिए, मैसेज तो कन्वे हो रहा है, हो चुका है। देखिए, क्योंकि हम लोग मीडिया के छात्र रहे हुए हैं और हम लोग को पढ़ाया जाता था कि कम्युनिकेशन 100% कभी नहीं होता। जी। तो अगर हम 1 से 2 लोगों को भी हम मोटिवेट कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है, और जी। ये मोटिवेशन हुआ है। जहां तक आपने डाक टिकट की बात की, तो दिलावर जी लोगों ने काफी कोशिश की थी। तो ये आपको उसी समय 20 मार्च में ही जी। आपको अगले अप्रैल महीने में डाक टिकट डाक विभाग ने निकाला था। जैसे उसमें बैगनगुनिया का पेड़ है, एक झोपड़नुमा घर है, उसके बाद नीचे पानी रखा हुआ है, अनाज रखा हुआ है। उसमें देखेंगे गौरैया का घोंसला भी है, एक उसमें रह भी रही है, रोशनदान का भी जिक्र किया गया। मतलब गौरैया को क्या क्या चाहिए उसकी चर्चा उसमें की गई है डाक टिकट में। जी। तो उस डाक टिकट एक मैसेज देता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये डाक टिकट जो उस समय निकला था, वो डाक टिकट आपको अब नहीं मिलेगा। वो ढूंढते रह जाएंगे। हमारे साथी हैं निशांत रंजन, इन्वायरमेंटल बैरियर के जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने जयपुर से वो डाक टिकट को 250 रुपये में मंगवाया था, एक किसी से कोशिश करके। फिर डाक विभाग से भी हम लोगों ने पूरे देश भर में खंगाला, लेकिन डाक विभाग में वो टिकट नहीं मिला। हमने ट्वीट किया था कि आप इसे निकालें, लेकिन नहीं। एक पोस्ट कार्ड निकला, डाक विभाग बिहार सर्किल ने एक पोस्ट कार्ड डाक गौरैया पर निकाला। उसमें गौरैया की आवाज थी, आप स्कैन करेंगे तो गौरैया की आवाज चींची करके आवाज आएगी। वो भी आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी। बड़ा दुर्भाग्य है कि मैंने कई बार चर्चा की, हमने आर्टिकल भी लिखा इस पर, कि भाई जो आप व्यवस्था देते तो कम से कम सामने, हालांकि देखिए ये मैंने पहले ही कहा कि राजकीय पक्षी तो है, लेकिन सरकार हर चीज नहीं कर सकती। दूसरा एक और है कि जो संदेश देने की बात है, एक फिल्म आई थी साउथ में, गमनम। जी। गमनम फिल्म आप देखेंगे, उसमें कई कहानियां, एक कहानी है एक महिला की, जी। गूंगी है
बहरी है, उसकी बच्ची है छोटी सी, एकदम छोटी सी, मतलब 6 महीने की भी नहीं होगी, और उसका हस्बैंड बाहर चला गया है ना, उसको छोड़ दिया है, और वो उसकी मशीन लगाती है तब जाके बात करती है, तो उससे बोलता है मैं तुम्हें छोड़ दिया हूँ। एक चाल में रहती है। घटना ये है कि जब वो सूप से अनाज पटकती थी तो गौरैया आती थी और वो उसको देती थी, वो खाती थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, पूरे शहर में बारिश होती है, पूरा जी शहर डूबने लगता है, उसके 4 कमरे में भी पानी प्रवेश कर जाती है, दरवाजा वो नहीं खोल पाती है, जी किसी तरह वो खिड़की को खोलती है, लोगों को आवाज देती है, लेकिन लोग उसकी आवाज नहीं सुन पाते। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए वो जो पंखे का हुक होता है उसमें कपड़ा टांग के उसके ऊपर खींच के ले जाती है, लेकिन बहुत ऊपर तक जाते पे भी पानी बढ़ता जाता है। जी वो यहाँ तक पानी मतलब डूबने की कगार पर आ जाती है। इसी बीच क्या होता है कि गोरैया वो उड़ते हुए आती है रोशनदान में, जो रोशनदान जिसमें आपका उन्होंने गत्ते से बंद कर रखा था, उस गत्ते को छेद मतलब गत्ते को तोड़ते हुए, फोर्स देते हुए, हटाते हुए अंदर आती है, चीची चीची आवाज करती है। लेकिन चूंकि वो गूंगी बहरी थी, उसके आगे घूमती है महिला के, और वो बच्चे की तरफ घूमने लगती है। महिला तो मतलब किस तरफ, जब वो बच्चे के घूमती है तो महिला को उसकी ओर जाती है, बच्चों बार बार बच्चे को देखती थी, और वो चीची चीची आवाज करने के बाद फिर वो गोरैया वापस रोशनदान से बाहर निकल जाती है। फिर वो महिला नीचे पानी में डुबकी लगाती है, एक पत्थर जो सिलवौटा जिसको बोलते हैं मसाला वसाला कूटने हुआ, उस टाइप की पत्थर उठाती है, फिर वो अपने रोशनदान तक पहुंचती है, रोशनदान को तोड़ती है और बाहर निकल, तो ये गोरैया जीने की राह सिखाती है। ये हिंदी फिल्मों में कम देखने को मिलेगा, लेकिन साउथ की कई फिल्मों में गोरैया की चर्चा है। बिंबिसार में गोरैया की चर्चा है। गोरैया की वो नायक एक गोरैया को पकड़ लेता है और वो जनता का जो शोषण करता है, जनता गोरैया इस तरह की है, जनता वो शोषण करो, गला दाब दोगे वो मर जाएगी, इसलिए। और उसके बाद उड़ान में एक फिल्म है गोरैया की, उड़ान छोटी फ्लाइट की चर्चा है। जी आपको 2.0 में आप देखें, जो नायक है, जो नीला शरीर पड़ जाता है अस्पताल में, जी तो एक गोरैया आती है और जी उड़ते हुए, और वो उनके छाती पे बैठ जाती है, चीची चीची करते हुए आगे बैठती है, अपने चोंच से उनकी छाती पर एक प्रेशर करती है, जी और वो बच्चा चिहुक जाता है, चिहुकने के बाद रोने लगता है, और फिर वो गोरैया चीची करते हुए फिर वो उड़ के बाहर आती है। तो उस बच्चे को इको प्रेशर करके उसने जिंदा दिया। वही बच्चा जो बाद में पक्षीमैन बन जाता है, जब जी वो अपने बड़ा हो जाता है, 10-12 साल का होता है, तो देखता है कि उसके पंखे में वो गोरैया अपने घोंसला बनाई, वो आ नहीं पा रही है, चीची चीची करती है, आ नहीं पा रही है, तो जाके पंखे को बंद करते हैं, फिर वो आती है, और फिर उन्होंने उस पंखे के तार को काट दिया, पंखा नहीं चलाया, और फिर वो पक्षी मैन के तौर पर वो आते हैं। जब वो अपना आत्महत्या कर लेते हैं, तो जी अपनी अपने जो पक्षी मैन, पक्षी राजा जो बनते हैं, तो गोरैया के ही तमाम गोरैया ऐसे उन पर आके बैठती है, और फिर वो पक्षी राज बन जाते हैं। जी जी साहित्य में आपने प्रेमचंद की कहानी, भीष्म साहनी की कहानी, रविंद्र जी कालिया की कहानी का जिक्र बिल्कुल। किया है। इसके अलावा पंचतंत्र की एक किताब का जिक्र किया है। हाँ हाँ। रविंद्र कालिया की कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है कि जब जी जी। चिड़िया नहीं बोलती है तो लगता है कि सारी कायनात धूप पर जल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो चूंकि हाँ बताइए। जी जी बोलिए। रविंद्र कालिया की कहानी थोड़ी हटके है। जी हटके मतलब वो एक धार्मिक सांप्रदायिक सौहार्द की जो एक जी संदेश है, जब प्रलय की बात करते हैं, अगर गौरैया बोलती है तो लगता है कि सब कुछ सही है, नहीं बोलती लगता है प्रलय आ गया है। ना वो जी मंदिर के से दुश्मनी करती, ना मस्जिद से दुश्मनी नमस्ते करती, से जी वो दोनों जगह पर जाकर बैठती है। और ये नादान दोस्त में प्रेमचंद ने गौरैया संरक्षण में किस तरह से हम कैसे गौरैया का संरक्षण करेंगे, एक संदेश जी जो चिड़ाऊ बच्चे चिड़िया को, के हाँ, माध्यम से। चिड़ियों को। फिर आप भीष्म साहनी की कहानी में एक ऐसा संदेश है कि अगर गौरैया हमारे घर आंगन में आती है, हम उसका जी संरक्षण करें। जो नायक है वहां पर, वो गौरैया के जूड़े को हटाना चाहता है, पंखे में जी बैठा हुआ, उसके लिए पूरी व्यवस्था करता है, और एक बार गुस्से में आता है और जाता है उस चढ़ के, उसको आज हम हटा ही दें। जब जी देखता है जैसे वो लाठी से उसको नोचने लगते घोंसले को, तो चींची करते हुए 2 उसके बच्चे मुंह निकालते हैं, जी और सीधे वो नीचे उतरते हैं और सोफे पर धम से बैठ जाते हैं। वो उनको अपने बच्चे याद आ जाते हैं। तो एक बड़ा मैसेज है, एक संदेश है कहानियों में, गीतों में, आपको प्रश्नतंत्र की कहानियों में है, कविताओं में, जी सैकड़ों लोग इस पर लिख रहे हैं। लेकिन अभी बहुत कम चीज चल रही है, जो हमारे प्रेमचंद जी ने लिख दिया, या भीष्म साहनी जी ने जो लिख दिया, महासविता देवी जी ने, वर्मा जी की, महादेवी वर्मा जी की भी जी कहानी, वर्मा जी की।
हाँ, तो साहित्य ने भी गौरैया संरक्षण में बहुत अहम भूमिका निभाई है। फिल्मों में तो चीजें चल रही है। मैं आपको जय भीम में भी इसकी चर्चा है। जी। जय भीम, खेत में गौरैया आती है तो उसको बच्ची दाना देती है। तो ये मैं संदेश देने का काम करती है, तमाम फिल्म हो या साहित्य हो। और हम भी वही काम करते हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे आज आप ये कार्यक्रम कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये लोगों के बीच जाएगा। उससे लोग जुड़ेंगे और अपने घर आंगन में इसकी शुरुआत करेंगे। जी। और जिस तरह दिल्ली में भी गौरैया को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया होगा, जी। सॉरी, राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, आपको जी। जानकारी दे दूं कि हाल ही में दिल्ली के गड़ी मांडू एक गांव है, हाँ हाँ यहाँ हाँ। पे गौरैया ग्राम बनाया गया है। दी प्रिंट के जी। एक रिपोर्टर हैं कृष्ण मुरारी, वो इस बारे हम्म। में वहां से पड़ताल करने गए थे कि हम्म। गौरैया ग्राम में किस तरह शीला दीक्षित ने हाँ। जिस नीति को चलाया था, उसी जी। नीति जी। के तहत यहाँ आगे काम किया जा रहा है। और जी। वहाँ लोग घूमने जाते हैं, वो पर्यटन का एक दिल्ली में मुख्य केंद्र बन गया है। बहुत जी। सारे लोग वहाँ गौरैया को देखने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए अपनी तरफ से पहल भी कर रहे हैं। तो जी। और बिहार में भी मैंने सुना है कि इस तरह का हर सरकारी दफ्तर में घोंसले लगाने की कवायद जारी की गई थी कुछ समय पहले। तो उस कवायद के बारे में बताइए कि वो किस हद तक पूरी हो पा रही है अभी। नहीं, वो हमने इस बारे में, चूंकि मैं सर्वे भी करता हूँ गौरैया के बारे में, लेकिन जहां जहां गौरैया, जैसे स्टेशन पर जाएंगे तो गौरैया बड़ी तादाद में दिखेगी आपको। जी। स्टेशन उसका मुख्य घर होते एक तरह से कह सकते हैं, जी। क्योंकि स्टेशन के आसपास में पुरानी बस्तियां होती हैं, गाय गोबर होता है और भरपूर खाने पीने का की सुविधा होती है, सुरक्षा उसको मिलता है, लोग भी रहते हैं। तो जहां गौरैया वही जाती है जहां इंसान। जी। जब नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था राष्ट्र की पक्षी की 2013 में, जी। तो उन्होंने कहा था कि हम घोषणा लगाएंगे और दाना पानी की व्यवस्था करेंगे, लेकिन वो नहीं दिखता है। वो पटना जू में दिखता है, जू में लगाया गया था। लेकिन आपको बताएं कि गौरैया पेड़ों पर घोषणा नहीं बनाती, गौरैया घरों में घोंसला बनाती है। पेड़ पर तो उसको हमलावर पक्षी मार के खा जाएंगे। और जी। दूसरा कि जो बॉक्स का साइज होता है, होल होता है, वो छोटा होता है, 1.5 इंच का, 31 से 32 mm का होता है। जी। उनके घोंसले बहुत बड़े बड़े छेद थे। बाद में उन्होंने उसके भी बदलाव किया। लेकिन अभी एक हमारी जो टीम है, पर्यावरण योद्धा की जो टीम है हमारी गौरैया पर्यावरण योद्धा, उन लोगों ने तमाम जो दफ्तरों में, जगह नगर निगम के जहां पर लोग रहते हैं, वहां पर जाकर लगाना शुरू किया जी। है। घोंसले लगाने शुरू कर दिए, जैसे नगर निगम के हो वहां पर लगाना शुरू कर दिया है। जैसे इसके पहले वन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, प्रधान प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे श्री दीपक सिंह जी, वो काफी इस मामले में रुचि लेते थे, उन्होंने कोशिश भी की थी। तो वो अभी उस तरह के पहल वो नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर दिखती है। लोग अपनी तरफ से पहल करते हैं, वन विभाग थोड़ी अपनी पहल अपने हिसाब से कर रहा है। और अभी जैसे आपने चर्चा की कि दिल्ली में स्पैरोग्राम बनाया गया है। जी। जी। आपको बताएं कि गुजरात में उधना रेलवे स्टेशन है जहां पर स्पैरो जोन बनाया गया है, फेरोजोन। जी। स्टेशन। जी। जी, स्पैरो जोन। हम लोगों ने भी अभी पूरे बिहार में 10 जगह पर स्पैरो स्पैरो जोन बनाया है, 10 अच्छा। पटना से लेकर। जी। स्पैरो जोन का मतलब ये है कि वहां दाना पानी जो रखते हैं, बॉक्स लगाते हैं लोग, जिनके घर आंगन में 25 से ज्यादा गौरैया आती है। जी। जी। तो वहां अवेयरनेस को लेकर अवेयरनेस पॉइंट बनाया गया है। कई हम लोगों ने कटआउट लगाया है, पोस्टर बैनर लगाए हैं, और उसका उद्घाटन हम लोगों ने किया था पिछले दिनों ही। जी। और उस स्पैरो जोन का मकसद ये है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना कि आप जुड़े इस मामले में। तो रेलवे स्टेशन की तरफ से, उधना रेलवे स्टेशन से हमने कंसेप्ट दिया था। एक और आपको रोचक जानकारी बताएं कि अहमदाबाद में एक स्मारक है। जी। 1974 में एक प्रेसिडेंट। आंदोलन, निर्वाण आंदोलन हुआ था। जी। उसमें ये हुआ था कि पुलिस फायरिंग हुई थी। जी। पुलिस फायरिंग में गौरैया की मौत हो गई थी। तो वहां मौत होने के बाद उस गौरैया का स्मारक बनाया गया। तो ये अद्भुत, विश्व में इकलौता है जहां गौरैया की एक स्मारक बनी हुई है कि पुलिस की फायरिंग में गौरैया की मौत हुई थी। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं। और सरकार कोशिश करे ना करे, लेकिन लोग अगर जुड़ने लगे, हमारा आप जुड़ने लगे, तो तस्वीर बदल जाएगी और बदल गई। मेरा अंतिम सवाल आपसे यही होगा कि जी। अगले महीने 20 मार्च को मनाए जाने वाले गौरैया दिवस पे आप क्या स्पेशल कर रहे हैं, या आपकी टीम ने क्या स्पेशल काम सोचे हैं। देखिए, हम लोग कई तरह के काम, जैसे हम अपनी बात करें तो हमने एक ऐप भी बना रखा है। जी। इस पर 2019 में मैंने एक ऐप बनाया था, सेव एस्पैरो।
उसके बाद हम लोग जैसे विश्व वन और पर्यावरण विभाग लगातार मनाती है, तो हम लोग 20 मार्च को वहां पर जाकर उनके साथ हम लोग इस आयोजन को करते हैं। दूसरा हमारा ये कि हम लोग जगह जगह अभी 19 मार्च को भी एक कार्यक्रम निर्धारित है और वहां पर हम लोग एग्जीबिशन लगाते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं। मेरे पास गोरैया की विभिन्न आयामों की तस्वीर है, दाना खाते हुए, सृजन करते हुए, पानी पीते हुए, नहाते हुए, उसकी विविध आयामों की तस्वीर है। उसको हम लोग डिस्प्ले एग्जीबिशन लगाते हैं। साथ ही गोरैया के जो बॉक्स है, जो नेस्ट जो है, घोंसला है, उसका भी प्रदर्शन करते हैं। चाहे नारियल के छिलके से राकेश खत्री जी आपको दिल्ली में बनवाते हैं, तो उसका हो, लकड़ी का हो, कद्दू का, उड़ीसा में दीपा है, वो कद्दू जो होता है जो हम खाते हैं, उसका भी घोंसला बनता है। फिर चमड़े का, आदिल जी हैं दिल्ली में, वो चमड़े का घोंसला को बनाते हैं, बांस का घोंसला, तरह तरह के घोंसलों को हम लोग वहां पर डिस्प्ले करते हैं। और गोरैया को क्या अनाज चाहिए, गोरैया क्या क्या खाती है, उसका भी हम लोग वहां पर डिस्प्ले करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप ये व्यवस्था करें। और एग्जीबिशन के साथ साथ हमारे कई वॉलेंटियर्स होते हैं जो लोगों को बताते हैं कि साहब आप जो है जुड़िए हमसे। और अभी एक और शुरुआत की गई है, तमाम पटना के जू में, बिहार के पटना के जू में हम लोग अवेयरनेस पॉइंट बनाया है, गोरैया से संबंधित, क्या गोरैया को खाना चाहिए, क्या कैसे संरक्षण करें, इसकी सूचना दी गई है। तो ये काम चल रहा है और 20 मार्च को हम लोग वही करेंगे, जागरूकता अभियान तो करेंगे ही करेंगे, और हमारा लगातार ये काम चलता रहता है। जी। तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार इसी तरह गोरैया का संरक्षण होता रहे, ताकि कायनात को धू धू कर ना जलना पड़े और हमारे आसमान में चिड़िया की चहचहाहट जो है वो हमेशा बनी रहे। तो इसी के साथ ही हम आज की चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं और द प्रिंट के सॉफ्ट कवर में हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए लेखक और एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए द प्रिंट से जुड़े रहिए। नमस्कार।